हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूर्णिमा और मैं बात करूँगी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पर। तो बहुत सारे हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इवेंट्स के कारण दोनों देशों के संबंध काफ़ी जटिल रहे हैं। तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट पर एक बिल पास होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और दुनिया के मानचित्र पर बनते हैं दो देश, भारत और पाकिस्तान। और फिर 1971 में पाकिस्तान के अत्याचार से मुक्त हो ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है बांग्लादेश। तब से लेकर आज तक ये देश बहुत बदलते गए हैं। तो चलिए इनके बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। अब पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया है, और जहाँ पर पी का मतलब पंजाब, ए से अफ़गानिया एंड नॉट अफ़गानिस्तान, के से कश्मीर, आई का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, और एस से है सिंध, और TAN तान से है बालूचिस्तान। ये चौधरी रहमत अली ने अपनी पुस्तक नाव और नेवर में लिखा है, जबकि पाकिस्तानी इसका मतलब बताते हैं पाक स्थल। अब यहाँ अफ़गानिया क्या है? तो ये पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अभी तक ऐसे कई अग्रीमेंट किए गए हैं दोनों देशों के संबंध सुधारने के लिए, जैसे कि शिमला अग्रीमेंट, आगरा समिट, लाहौर समिट, दिल्ली लाहौर बस सर्विस और 2003 का सीज़ फायर अग्रीमेंट। अब दोनों देश साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के मेंबर्स भी हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया और उसने एक्सेप्ट किया पाकिस्तान को एज अ सेपरेट स्टेट, एंड 15 लाख ऑफ अस किल्ड ईच अदर ड्यूरिंग पार्टीशन। अब पाकिस्तान इंडिया के एक और एरिया में नज़र डाले था, दैट इज़ कश्मीर, क्योंकि इसकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो मुस्लिम थी, पर किंग राजा हरी सिंह हिंदू थे। पाकिस्तान का 1947 से लेकर अभी तक सिर्फ एक ही मकसद है, दैट इज़ टू डिफीट इंडिया एनी हाउ। अब बात करते हैं फर्स्ट कश्मीर वॉर की। तो आज़ादी के बाद ही पाकिस्तान ने इन्वेड किया कश्मीर में 1947-48 में, क्योंकि राजा हरी सिंह अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उनको किस देश का पार्ट बनना है, जिसका फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने। अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अटैक किया कश्मीर पर बाय ट्रेन्ड आर्म्ड लश्कर्स, और यह एक तरह की ट्राइब थी NWFP वाले एरिया में। तो ये एक अनप्रोवोक्ड अटैक था जो डोमेन से स्टार्ट हुआ और 23 अक्टूबर को, एंड देन दे वेंट ऑन अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम, उड़ी गए वो, फिर वहाँ से महुआ, फिर उसके बाद रामपुर। यहाँ पहुँचते पहुँचते राजा हरी सिंह को उनकी ये बात पता चल गई और वो तुरंत इंडिया के पास गए और जाके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को हरा दिया यहाँ पर। अब प्रॉब्लम ये थी कि मुजफ्फराबाद से लेकर श्रीनगर तक जितनी भी कनेक्टेड रोड्स थी सारी पाकिस्तान से गुजरती थी। तो पाकिस्तान ने यहाँ अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उनको मालूम था कि अगर श्रीनगर चला गया तो ओनली एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट चला जाएगा, जिससे इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर इंडियन आर्मी टू प्रोटेक्ट कश्मीर। इसीलिए उनका प्लान था जल्द से जल्द श्रीनगर का एयरपोर्ट ऑक्यूपाई करना। लेकिन जब ये लोग 54 किलोमीटर्स दूर थे श्रीनगर से, ये लोग वहाँ रुककर कश्मीर के लोगों को लूटने लगे। ये वक्त भारत के लिए बहुत काम आया और इंडियन आर्मी ने स्टार्ट कर दिया बैटल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ श्रीनगर, और इसीलिए 27 अक्टूबर 1947 को हम कमेमोरेट करते हैं एज द इन्फेंट्री डे। अब कराची अग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ UN, जहाँ पर सीज़ फायर लाइन और मैप रेफरेंस पॉइंट्स को डिटरमाइन किया गया। ये सीज़ फायर लाइन खोर से आकर रुक गई। मैप पर NJ 9842 पॉइंट तक ही लाइन डिटरमाइन की गई। वॉर यहीं तक हुआ था और इसके आगे अनएक्सप्लोर्ड और ट्रेचरस ग्लेशिएटेड रीजन था, और अग्रीमेंट में था कि ये सीज़ फायर लाइन खोर के बाद जाएगी टू द नॉर्थ ऑफ द ग्लेशियर। अब UN को लगा कि इतने बैरन एरिया पर कभी डिस्प्यूट नहीं हो सकता, तो उसने स्पेसिफाई भी नहीं किया एरिया, उसने सिर्फ लिख दिया टू द नॉर्थ। और इस एम्बिगियस लैंग्वेज की वजह से फर्स्ट डिस्प्यूट एरिया था सियाचिन। ये दुनिया के सबसे ख़तरनाक एरिया में आता है
जहाँ लोग ट्रैवल करना तक नहीं सोच सकते, वहाँ इंडियन आर्मी लड़ रही थी। अब पाकिस्तान ने कहा कि सियाचिन वाला एरिया अनएक्सप्लोर्ड है, तो हम थोड़ा ईस्ट को शिफ्ट होंगे। सियाचिन, जिसे आयरॉनिकली रोज़ गार्डन बोलते हैं, ईस्टर्न काराकोरम में 75 किलोमीटर्स का है और हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड में। ये 110 किलोमीटर लाइन है बियॉन्ड NJ 9842, कॉल्ड एज एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। अब वजह देखते हैं पाकिस्तान की इस धोखेबाजी की। तो साल्टोरो रिज आर द हायर डोमिनेशन माउंटेन्स और फीचर्स इन सियाचिन ग्लेशियर एरिया, और जिसका कंट्रोल साल्टोरो रिज में होगा वो बाकी के एरिया को डोमिनेट कर सकता है। कुछ टाइम तक इस एरिया में किसी का कंट्रोल नहीं था। फिर 1970s में पाकिस्तान ने यहाँ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस भेजना स्टार्ट कर दिया। इंडिया को इस बारे में पता नहीं था। तो कर्नल नरेंद्र बुल कुमार एक ग्रेट माउंटेनियर और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के हेड थे। एक बार ये जर्मन्स के साथ माउंटेनियरिंग कर रहे थे, तो उन जर्मन्स ने कर्नल नरेंद्र को मैप दिखाया, जिसमें उन्होंने नोटिस किया कि मैप पर पाकिस्तान की सियाचिन वाली क्लेम लाइन को सच मान लिया गया है। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मैप था और ये पाकिस्तान का कार्टोग्राफिक अग्रेशन था चाइना के जैसे। अब कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ने अपने हाई कमांड्स को बताया और तुरंत कुमाऊं रेजिमेंट्स को रेडी किया गया। अब उस एरिया में आज तक कोई गया नहीं, तो उनके पास मैप भी नहीं था। तब कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ने अपने ही स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और ये लोग निकल गए पूरे एरिया के मैप्स और कोऑर्डिनेट्स क्लाइंब करके बनाने के लिए। जब ये लोग वापस आ रहे थे तो इनको पाकिस्तान आर्मी की बहुत सारी बिलोंगिंग्स दिखी, जिससे इनको 100% यकीन हो गया कि पाकिस्तान यहाँ अटैक करने वाला है। ऐसे भारत को पाकिस्तान अबाबील का पता चलता है, जिससे पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर जाएगा कश्मीर को। लेकिन पाकिस्तान से एक भूल हो गई। वो जिसके पास गया स्नो बूट्स और हाई ऑल्टीट्यूड्स माउंटेन क्लोथ्स एक्सेट्रा लेने के लिए, वही डीलर इंडिया को ये सब चीज़ें सप्लाई करता था। तो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को ये पता चल गया, जिसके तुरंत बाद ही इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघदूत विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी टू पाकिस्तान टू रिटेलिएट। अब 13 अप्रैल 1984 को इंडिया ने पाकिस्तान पर सरप्राइज़ अटैक किया और पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबील को फेल कर दिया। उनकी प्लान डेट के अकॉर्डिंग इंडिया ने उन्हें 7 दिन पहले ही हरा दिया। हम सोच भी नहीं सकते इन एरियाज़ पर लड़ना कितना मुश्किल होता होगा। इसके बावजूद लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान ने फिर अटैक किया बेलाफोंडला एरिया में। उसने इस एरिया को कैद पोस्ट नाम दिया। ये इंडिया की सोनम पोस्ट से 1500 फीट ऊपर है। कैद पोस्ट पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गया और उन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट राजीव पांडे को फायरिंग से शहीद कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन राजीव। और जम्मू एंड कश्मीर इन्फेंट्री के सोल्जर्स और सूबेदार बाना सिंह ने इंतज़ार किया सबसे ख़तरनाक तूफ़ान का, और 3 दिन में धीरे धीरे कैद पोस्ट की 1500 फीट ऊंची खड़ी दीवार को क्रॉस किया। वहाँ पाकिस्तान ने अपने स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर लगाए थे। उनको बेयर हैंडेडली बाना सिंह ने ख़त्म कर दिया और उन्हीं के स्टोव्स को जलाकर बाना सिंह ने 3 दिन बाद खाना खाया था, जहाँ -52 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर नॉर्मली होता है। और उनको रिस्पेक्ट देते हुए रिकैप्चर के बाद कैद पोस्ट का नाम रखा गया बाना टॉप। जो सियाचिन को सर्व करता है उनको ये मेडल और बैज मिलते हैं। अगर आप किसी को ये पहने देखें तो दिल से उन्हें सलाम करना कि वो इतने टफ एरिया में जाकर सर्व कर रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए। अगला डिस्प्यूट है सर क्रीक एरिया का, जो कि 96 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी है, जिसकी एक तरफ है सिंध और दूसरी तरफ है रन ऑफ कच्छ। तो 1914 में एक अग्रीमेंट हुआ जिसमें क्रीक के ईस्ट में एक बाउंड्री बना दी गई सिंध और कच्छ के बीच में। उस वक्त ये पूरा एरिया ब्रिटिश इंडिया का था, लेकिन पार्टीशन के बाद
सिंध पाकिस्तान का हुआ और रन ऑफ कच्छ इंडिया का, जिससे कि यहाँ इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करेगा, जो कि फॉलो करता है थेलवाग प्रिंसिपल को, जिसके अकॉर्डिंग अगर इंटरनेशनल बाउंड्री के बीच पानी है तो उस स्ट्रीम के बीचों बीच लाइन फॉलो की जाती है। ये बताया UN क्लॉज ने। आप मैप में देखें तो ग्रीन लाइन फॉलो करता है पाकिस्तान और रेड लाइन दर्शाती है थालवेग प्रिंसिपल को, जो कि एक इंटरनेशनल लॉ है। अब पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसे उम्मीद है कि यहाँ पर एक दिन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस मिलेंगे। अगर ग्रीन लाइन को और एक्सटेंड करें तो पाकिस्तान को अरेबियन सी का थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट उसकी मैरीटाइम बाउंड्री बन जाएगा। और UN क्लॉज के अकॉर्डिंग इंडिया का स्टैंड बिल्कुल सही है। इंडियन आर्मी कच्छ एरिया में है ताकि पाकिस्तान कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। 1965 का वॉर कश्मीर से नहीं बल्कि कच्छ से शुरू हुआ था। अप्रैल में 1965 में पाकिस्तान में अयूब खान ने एक टेस्ट किया था। उसने एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन रन ऑफ कच्छ में भी किया था, लेकिन इंडियन आर्मी उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाई थी। साथ ही साथ 1962 के वॉर में चाइना ने इंडिया को बुरी तरीके से डिफीट कर दिया था, जिससे पाकिस्तान इतना खुश हुआ था कि उसने इंडिया की कैप्चर की हुई साक्षगाम वैली को 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया था। ये ठीक से समझने के लिए आप मेरा इंडिया चाइना रिलेशंस का वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर 1964 में नेहरू की डेथ होने से पाकिस्तान को लगा कि इंडिया पॉलिटिकली भी वीक हो गया है। उस वक्त पाकिस्तान पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल था और अमेरिका ने अपने हाईएस्ट मॉडर्न वेपन्स पाकिस्तान को गिफ्ट करे थे। पाकिस्तान ने सोचा कि ये अच्छा मौका है भारत से बदला लेने का। उसने स्ट्रेटजी बनाई लिमिटेड रेबेलियन की, ना कि पूरा वॉर लड़ने की, और कश्मीर को इंडिया से छीन लेने की। और इस प्लान को पाकिस्तान ने कहा ऑपरेशन गिब्राल्टर। पाकिस्तानी ट्रूप्स अलग अलग एरिया में इन्फिल्ट्रेट होने लगे थ्रू द बॉर्डर्स ताकि कश्मीर में बगावत हो जाए। पाकिस्तान ने 30,000 लोगों को की फोर्स क्रिएट करी अंडर मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक। लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान ने एक बेवकूफ़ी दिखाई। इसने जो 30,000 लोगों को अंदर किया था उनको नॉर्मल कश्मीरी भाषा भी बोलनी नहीं आती थी। इंडियन आर्मी को अलग ही समझ आ गया कि ये तो फॉरेनर्स हैं और इंडियन आर्मी ने उन्हें चुन चुन कर ख़त्म कर दिया। अब लोकल कश्मीरीज़ ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया था और ऑपरेशन गिब्राल्टर फेल्ड बैडली। फिर भी पाकिस्तान को सबक नहीं मिला। उसने अपने ऑपरेशन गिब्राल्टर को और बड़ा कर दिया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के नाम से। तो जम्मू का अखनूर पाकिस्तान का चिकन नेक है इंडिया के कॉन्टेक्ट में, इसीलिए पाकिस्तान अखनूर को कैप्चर करना चाहता था। और 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने अचानक अटैक कर दिया, तो छाम एरिया पाकिस्तान का हो गया और ये लोग अखनूर से सिर्फ मनावर तावी रिवर क्रॉस करने की दूरी में थे। इंडिया रेडी नहीं था, लेकिन इन्होंने फिर से एक गलती की। ये लोग इंतज़ार करते रह गए अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को चेंज करने और एक दिन का डिले हो गया, जो कि इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी था। इंडिया ने अखनूर में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम फेल हो गया। पाकिस्तान को लगा कि इंडिया डिफेंड करेगा, पर इंडिया ने स्ट्राइक बैक करना डिसाइड किया और लाल बहादुर शास्त्री के ऑर्डर पर 6 सितंबर 1965 को इंडिया ने अटैक किया लाहौर और वज़ीराबाद एरिया में। इंडिया ने फुल आउट वॉर कर दिया, जो कि पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंडिया के पुराने नॉर्थ प्लेन्स ने पाकिस्तान के सेब्रस को डिस्ट्रॉय कर दिया। पंजाब में एक जगह का नाम है पैटन नगर, जहां 165 पैटन टैंक्स को 2 दिन में उड़ा दिया गया। द ग्रेट वॉरियर अब्दुल हमीद ने सिंगल हैंडेडली 9 पाकिस्तान टैंक्स को एक RCL गन से डिस्ट्रॉय कर दिया एंड रिसीव द परमवीर चक्र। ऑल्सो पाकिस्तान का हाजीपुर पास एक इनफिल्ट्रेशन एरिया था, वो भी इंडियन आर्मी ने ले लिया और इंडियन आर्मी पहुंच गई लाहौर। देन ऑन 10 जनवरी 1966 हमने सीज़ फायर अग्रीमेंट किया, जिसे ताशकंद अग्रीमेंट नाम से भी जाना जाता है।
It was signed ending the 17-day war between India and Pakistan and डिसाइड हुआ कि जो एरिया जिसने ऑक्यूपाई किया है वो वापस कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद लाहौर इंडिया का होता। और इस अग्रीमेंट के नेक्स्ट डे ही लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई। 5 दिसंबर 1971 का ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान पर एक मेजर अटैक किया पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर, जिससे कराची पोर्ट कई दिनों तक जलता रहा। सेकंड है CPEC इशू। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट और CP इशू को समझने के लिए आप मेरा इंडिया चाइना रिलेशंस का वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कारगिल युद्ध की। कारगिल एक बर्फीला और बंजर पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर वेजिटेशन में वेरिएशन नहीं मिलता। वक्त था मई के महीने का, वहाँ गर्मी नहीं बल्कि बर्फ़ गिर रही थी। वहाँ के शेफर्ड्स ने उधर कुछ लोगों की हलचल देखी और उन्होंने तुरंत ही सेना को इस बात की सूचना दी। तब उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी सैनिक कारगिल में घुसपैठ कर चुके हैं, इस उद्देश्य के साथ कि वो लेह से कश्मीर के रास्ते को ब्लॉक कर देंगे। फिर 9 मई 1999 को कारगिल में इंडियन आर्मी ने साहस दिखाते हुए युद्ध लड़ना चालू किया और हमारी कारगिल विजय हुई। अब नेक्स्ट मेजर डिस्प्यूट है वाटर डिस्प्यूट। तो दोनों देशों के बीच इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी है। इंडस पाकिस्तान की लाइफलाइन थी और 1960 में इंडस वाटर अग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच, जिसमें ये लिखा था कि इन 6 नदियों में से नीचे की 3 ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलज के पानी का प्रयोग पूरी तरीके से भारत करेगा और ऊपर जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम, चेनाब पर हक होगा पाकिस्तान का। पर इसमें एक क्लॉज था कि ये वेस्टर्न रिवर्स का 20% वाटर भारत भी यूज़ कर सकता है। पाकिस्तान उस वक्त तो मान गया, लेकिन बाद में उसे डर था कि कहीं भारत इंडस रिवर का पानी पाकिस्तान में रोक ना दे, तो वो लड़ाई करने लगा। अब वर्ल्ड बैंक के अंदर ये अग्रीमेंट हुआ था। पहले वर्ल्ड बैंक को IBRD कहते थे, मतलब इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स आए, जैसे कि बकलीहार प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर, किशन गंगा प्रोजेक्ट, सलाल वाटर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आतंकवाद की। तो कारगिल में हारने के बाद पाकिस्तान ने टेररिज्म को और स्प्रेड कर दिया। अब एक होता है स्टेट मतलब राज्य और एक होता है नॉन स्टेट मतलब गैर राज्य। पाकिस्तान एक स्टेट है और सारा काम यही करता है। अब यदि वो चाहे कि स्टेट से काम नहीं हो रहा है तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स की भी हेल्प ले सकता है, जो कि है टेररिज्म, जिससे कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कई बैक टू बैक हमले किए, जैसे कि उरी अटैक। फिर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक होने से दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर तक की संभावना बन गई थी। फिर 2007 में समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग से 68 सिविलियंस मारे गए, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। देन 2008 में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने मुंबई पर अटैक किया, जिसके बाद दोनों के बीच पीस टॉक्स हुए थे। फिर सितंबर 2016 में पठानकोट अटैक हुआ इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में, जिससे कि 19 इंडियन आर्मी सोल्जर्स शहीद हो गए। इंडिया ने क्लेम किया कि ये अटैक एक जिहादिस्ट ग्रुप का है, जिसके पास पाकिस्तान का सपोर्ट है, विच वॉज डिनाइड बाय पाकिस्तान। इससे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होने लगी अक्रॉस द LOC और फिर इसके बाद मिलिटेंट्स ने इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक कर दिया। इसके बाद 2019 के पुलवामा अटैक से इंडिया ने पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशंस के ट्रेड स्टेटस को भी रिवोक कर दिया, जो कि पाकिस्तान को 1996 में मिला था, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया को आज तक मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा नहीं दिया है। इंडिया ने कस्टम ड्यूटी को भी 200% तक बढ़ा दिया, जिससे कि पाकिस्तानी अपैरल एंड सीमेंट का ट्रेड मेजरली अफेक्ट हुआ था। फिर नवंबर 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दैन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अपने बीच बायलैटरल टॉक्स को फिर से चालू किया। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिले थे उसे रिवोक कर दिया गया, जिससे कि
रिलेशन बिगड़ गए। अब दोनों देशों के बीच पीसफुल और फ्रेंडली रिलेशंस के लिए एक ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जो कि वॉयलेंस और टेररिज्म से मुक्त हो। अब मेरी आपसे एक अपील है कि प्लीज़ इंडिया में बने प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें। अगर बारकोड 890 से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो भारत में बना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका ही इस्तेमाल करें। धन्यवाद।